हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 61, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ थ्योरी वीडियो भी मिलेंगी। बिल्कुल चिंता मत करिए, बने रहिए और सभी वीडियो देखते रहिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, ताकि कुछ दिनों में जो पीडीएफ्स उपलब्ध होंगी एमसीक्यू सीरीज की, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभ उठाते रहें। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा विकृति को सबसे पहले किसने पता लगाया। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, जो कि खाने से संबंधित बीमारी है, समस्या है। लेकिन अगर डीएसएसबी ने सवाल पूछ लिया कि इसका सबसे पहले पता किसने लगाया कि ये समस्या होती है, तब तो आपको दिन में तारे नजर आएंगे। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है, और साथ ही ये भी कि कब पता लगाया, किस सेशन में। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले किसने पता लगाया, हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रैडी, ऑप्शन बी लेसर, ऑप्शन सी सर विलियम गल, या फिर ऑप्शन डी जॉन यंग। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर विलियम गल। अगर इसी में सवाल पूछ ले कि किसने पता लगाया, सर विलियम गल, ठीक है, ये सवाल हो गया। बट अगर एक और सवाल आ जाए कि कब पता लगाया, सेशन क्या है उसका, तो वो है 1874, 1874 में। उस समय से ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का पता लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले खाने से संबंधित बीमारी नहीं होती थी, लेकिन उसे एक बेहतर स्ट्रक्चर, नेचर, या उसका एक एप्रोप्रिएट नेम, या उसकी समस्या का जो अकॉर्डिंग टू नेम है किसी ने पहचान किया और दिया। तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन सी, एंड उसी के जवाब में 1874। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, क्योंकि DSSB जो सवाल है वो डिसऑर्डर से रिलेटेड कहीं से भी पूछता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन देता है जिनमें हमको परेशानी होती है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अति श्वसन संलक्षण संबंधित है। जो हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है वह किससे संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए श्वास लेने में कठिनाई होना, ऑप्शन बी जोर जोर से श्वास लेना एवं छोड़ना, ऑप्शन सी त्वचा में खराबी, यहाँ पर खारबी लिख गया है तो यहाँ पर खराबी होगा, ऑप्शन डी सामान्य सर्दी होना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी क्या है? जोर जोर से श्वास लेना एवं छोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर संबंधित है। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महिलाओं में मासिक धर्म, ऑप्शन बी गर्भपात, एबॉर्शन होता है, ऑप्शन सी लैंगिक, ऑप्शन डी पेशाब यानी कि यूरिनरी से संबंधित है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं में जो मासिक धर्म से संबंधित होता है उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं। मासिक धर्म में जो अब मासिक धर्म से बहुत सारे जो पेन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो एंजाइटी, जो चिंताएं होती हैं, उससे संबंधित ये रिलेट करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाओं में मासिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो आपके सामने है कि यदि किसी व्यक्ति को समाज हमेशा उसकी कमियों को प्रदर्शित करता है तो व्यक्ति को हो सकता है। अब देखते हैं क्या हो सकता है।
क्योंकि हमारी सोसाइटी तो वैसे भी अवेयरनेस होते हुए भी दूसरों को ताना मारना और उसे बार बार उसकी अवहेलना करना ये ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल मानसिक रूप से ग्रसित हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल सामाजिक रूप से ग्रसित हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी मानसिक एवं सामाजिक रूप से ग्रसित हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी केवल व्यवहारिक रूप से ग्रसित हो जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो जहां पर केवल लगा हो उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिए, तुरंत उसको कट कर दीजिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक एवं सामाजिक रूप से ग्रसित हो जाएगा। देखिए, जब ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा किसी को समस्या है, बार बार कहेंगे कि देखो विकलांग है, ये बोझ है, तो वो मानसिक रूप से तो होता ही है, साथ ही साथ वो सामाजिक रूप से भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि जी.ई. मायर्स ने विद्यालयों में व्यावसायिक निर्देशन हेतु कितनी सेवाओं का सुझाव दिया है। ये गाइडेंस यानी कि जो निर्देशन से संबंधित, वोकेशनल गाइडेंस से संबंधित क्वेश्चन है कि जी.ई. मेयर्स ने विद्यालयों में व्यावसायिक निर्देशन हेतु कितनी सेवाओं का सुझाव दिया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 7 यानी कि 7, ऑप्शन बी 8 यानी कि 8, ऑप्शन सी 9 यानी कि 9, या फिर ऑप्शन डी 4 यानी कि 4। इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 8 यानी कि 8 प्रकार के व्यावसायिक निर्देशन की जो सेवाएं हैं उनका सुझाव दिया है। अब ये कौन कौन सी हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आखिर कितनी सेवाओं का सुझाव दिया गया है, जो कि वोकेशनल गाइडेंस है, तो कि 8 प्रकार की हैं। अब आप देख सकते हैं कि 8 प्रकार में जैसे कि पहला है वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दूसरा है सेल्फ इन्वेंट्री सर्विसेज, तीसरा है पर्सनल डेटा कलेक्शन, चौथा है काउंसलिंग सर्विसेज, पांचवा है वोकेशनल प्रिपरेशन सर्विसेज, छठवां है प्लेसमेंट सर्विसेज और सातवां है फॉलोअप सर्विसेज, आठवां है रिसर्च सर्विसेज। तो ये सभी जितने भी हैं वो वोकेशनल गाइडेंस हैं, जो कि जी.ई. मेयर्स द्वारा स्कूलों में किस तरीके से सेवाएं दिया जाए, इनका सुझाव इन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि मार्गदर्शन के लिए, मतलब जब हम गाइडेंस अगर किसी का करते हैं तो उसके लिए जानकारी एकत्र करने की गैर परीक्षण विधि, गैर मतलब जब हम उसको नॉन से रिलेट करते हैं, नॉन टेस्टिंग, गैर परीक्षण विधि कौन सी है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट, या फिर ऑप्शन सी व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी, या फिर ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। इन चारों में से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केस स्टडी यानी कि व्यक्ति अध्ययन। क्योंकि हमें क्या है, जानकारी एकत्र करने से बात की, जो हमारा सवाल है वो जानकारी एकत्र करने की बात कर रहा है, तो हम केस स्टडी जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके द्वारा हम बच्चे की या किसी परिवार की या किसी भी क्षेत्र की केस स्टडी करते हैं, तो उसका मतलब ही होता है जानकारी को एकत्रित करना और उसी के आधार पर हम आगे की कोई प्लानिंग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि सिखाने से पहले किया गया आकलन क्या कहलाता है। मतलब अभी बच्चों को टीच नहीं किया गया, लर्निंग नहीं कराया गया है, टीचिंग नहीं कराई गई है, लेकिन उससे पहले जब हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। मतलब अभी सिखाया नहीं गया, सिखाने से पहले हम आकलन कर रहे हैं कि आखिर उसे कैसे सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, क्या चाहिए उसको। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है कि सिखाने के बाद, यानी कि सिखाने का आकलन, यानी कि बच्चों को पढ़ा दिया गया है, सिखा दिया गया है, तब हम आकलन करते हैं। जैसे कि जो वार्षिक एग्जाम होता है या कोई, अब जब मान लीजिए यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट कब लेंगे, जब आप पढ़ा देंगे, सिखा देंगे,
तब हम उसको यूनिट, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी असेसमेंट एज लर्निंग, हम इसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि जो असेसमेंट एज लर्निंग से रिलेटेड होता है, जो कि सेल्फ जो असेसमेंट से रिलेटेड होता है बच्चों का। बट ज़्यादा जो हमारा एग्जैक्ट है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपके पास 2 कथन होंगे और ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं, आप जानते हैं कि इस तरीके के प्रश्न DSSB बहुत पूछता है। तो कथन पहला क्या है कि NCERT की स्थापना 1961 में हुई। यहाँ पर इंग्लिश में जो NCERT लिखा है केवल, तो यहाँ पर NC के बाद E भी हो जाएगा, तो NCERT हो जाएगा। वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1961 में, यानी कि इसकी स्थापना 1961 में हुई, तो बिल्कुल ये सही है, 1961 में हुई। दूसरा कथन है कि सबसे पहले एकीकृत शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ, जो बिल्कुल गलत है। अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें जो कि ट्रेंड चलता है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, तो भी ये गलत है, क्योंकि उससे पहले स्पेशल एजुकेशन आएगा, तो इसलिए ये गलत है। इसलिए हमारा पहला सही है, दूसरा गलत। तो अब हमारे 4 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, ए बिल्कुल नहीं क्योंकि पहला सही है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है, यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि विशिष्ट बालक का संबंध होता है। क्योंकि देखिए हम कभी भी जब चीज़ का संबंध करते हैं ना, तो ज़्यादातर एक रिलेट करते हैं किसी चीज़ को, तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? हमारे पास 4 ऑप्शन, ए शिक्षा से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री से, ऑप्शन डी खेल से। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धि से। और देखिए ये जो है DSSB में नहीं, बल्कि जो CBSE बोर्ड है उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है, और CBSE बोर्ड में उत्तर माना गया है बुद्धि से, कि विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, यानी कि उसका जो IQ लेवल कितना है उस तरीके से हम मानते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा वो किसी इंजीनियर है, लेकिन जिस क्षेत्र का काम जानता है वही क्षेत्र, बाकी दूसरे में बिल्कुल नहीं जानता, तो जरूरी नहीं है, तो इसलिए बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारकों तथा ... के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल। तो देखिए वंशानुगत कारकों तथा, यानी कि वंशानुगत भी और क्या होना चाहिए? हमारे पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए जीन्स, जीन्स पहनने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीन्स वो है जो जीन पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जो हमें माता पिता से मिलते हैं, या ऑप्शन बी जन्मजात लक्षण कंजेनाइटल जो सिम्टम्स होते हैं, या फिर ऑप्शन सी आनुवंशिक बनावट, या फिर ऑप्शन डी वातावरण। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वातावरण। क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो वंशानुगत और वातावरण के बीच जो परस्पर क्रिया चलती है इसी के आधार पर हमारा होता है। आज हम अगर किसी क्षेत्र में कोई एक्सपर्ट हो जाता है जो कि उसके माता पिता नहीं है, तो वो वातावरण का प्रभाव है। तो होता दोनों है, तो जन्म माता पिता ने दिया लेकिन वातावरण ने कुछ और बना दिया, तो दोनों का होता। हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से होता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि माता पिता हमारे टीचर हैं, या माता पिता हमारे संगीत हैं, संगीतज्ञ हैं, या वादक है, कोई बजाते हैं, लेकिन हम क्या हो गए, हम इंजीनियर बन गए, हम टीचर बन गए, जो उनसे रिलेट नहीं करता है, तो वो वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल। देखिए क्वेश्चन जो है फिलॉसफी से भी आते हैं कि बुद्ध के अनुसार, जो बुद्ध है गौतम बुद्ध, उनके अनुसार दुखों का मूल कारण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी नकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी अज्ञान, यानी कि अज्ञानता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अज्ञानता, यानी कि अज्ञान। देखिए जब किसी के अनुसार होता है तो वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अनुसार क्या है, वही सही होता है। आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं यार ये भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जब किसी के अनुसार होता है तो सिर्फ वही सही होगा जो उन्होंने माना है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12
12वां प्रश्न जो आपके सामने है कि जैसा दिखना उसी पर विश्वास करना, क्या लिखा है? जैसा दिखना उसी पर विश्वास करना, ये क्या है? ये किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रकृतिवाद से, ऑप्शन बी आदर्शवाद से, ऑप्शन सी यथार्थवाद से, ऑप्शन डी प्रयोजनवाद से। इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यथार्थवाद क्या रियल है, जो हमें दिखता है उसी को हम सत्य माने, दैट इज रियलिज्म, वही रियल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि स्टीफन एम कोरे किससे संबंधित हैं? स्टीफन एम कोरे किससे संबंधित हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए व्यवहारिक शोध से यानी कि अप्लाइड रिसर्च से, या फिर ऑप्शन बी आधारभूत शोध से यानी कि बेसिक रिसर्च से, या फिर ऑप्शन सी क्रियात्मक शोध से यानी कि एक्शन रिसर्च से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, यानी कि जब हम लोकल सेटिंग में किसी समस्या को समाधान करते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है और क्लासरूम की या विद्यालय की कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को जब वो पहचान करके एक अच्छे तरीके से समाधान कर देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध, यानी कि एक लोकल सेटिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? प्रभाव के आधार पर मतलब कोई घटना घट चुकी है, अब हम देखते हैं कि किस कारणों से हुई है। तो उस कारण का जब हम पता लगाते हैं तो ये कौन सा रिसर्च होगा या वो क्या कहलाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक रिसर्च यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी वर्णनात्मक शोध यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी कि शोध, या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक शोध यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। इन चारों में से सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या शोध। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दूं, ऐसा क्यों सही है? जैसे कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया रोड में, किसी ने देखा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, प्रभाव दिख रहा है कि किसी को चोट आई, लेकिन ये प्रभाव के बाद जब हम पता लगाते हैं कि आखिर किस कारण से घटी थी, क्या ब्रेक फेल हो गया था, या ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम थी, या कोई रोड खराब थी, तो वो सारे कारण है। तो घटना घटने के बाद, प्रभाव के बाद जब हम कारणों का पता लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बाकी प्रयोगात्मक शोध जानते हैं कि जो हमारा आईबी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसके बाद वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव, जो वर्तमान की चीज़ों के बारे में जानना या उनको डिस्क्राइब करना। ऐतिहासिक शोध, जो हमारा पुराने आधार पर वर्तमान से कोरिलेट करके बताना, दैट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया है? जो प्रैग्मेटिस्ट थे, जो मतलब प्रयोजनवादी मानने वाले थे, आप जानते हैं कि इनका नारा क्या है? ट्रूथ इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज ट्रूथ। क्या है? सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है। यानी कि ये उसी को सत्य मानते हैं जब तक किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, जब तक प्रयोग नहीं कर लेते, उसको सत्य नहीं मानते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी का वो नारा है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक यानी कि सोशल। आप जानते हैं कि समाज क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। मैकाइवर एवं पेज ये जो कॉपी लिखने वाले नहीं हैं, वो पर्सन हैं जो समाजशास्त्री हैं। अब जाल कैसा है? व्यक्ति से जब मिल करके व्यक्ति जब सही तरीके से मिला जुला रूप होता है अच्छे तरीके से, उसे हम कहते हैं कि वो एक जाल है। तो सबसे ज़्यादा बल दिया सामाजिक पर, क्योंकि वही मेन होता है, वहीं से हर चीज़ प्रयोग होता है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। बिना व्यक्तियों के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक, सोशल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न जो आपके सामने है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। यानी कि जो गर्ल्स स्कूल होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए उनके अनुसार। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल महिला, ऑप्शन सी विवाहित महिला, या फिर ऑप्शन डी पुरुष एवं महिला दोनों। इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल महिला। ये अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर इन सब में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, एज ए क्रॉस डिसेबिलिटी, एज ए इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में हम जानते हैं कि शिक्षक भी होगा, शिक्षिका भी होगी, महिला और पुरुष दोनों होंगे। लेकिन जब हम किसी के अनुसार बात करते हैं तो सिर्फ वही सही होगा जो उन्होंने कहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल महिला। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। अब देखिए हमारे पास ये 2 पद हैं। पहला पद NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। ठीक है। अब देखिए SB निरतार, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब हुई देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1973 1973, ऑप्शन बी 1974 1974, ऑप्शन सी 1875 1875, या फिर ऑप्शन डी 1975 1975। इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1975। अब बोलेंगे SB निरतार कहाँ है, तो ये कटक उड़ीसा में है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, कि जब किसी व्यक्ति में 56 से 70 dB का हियरिंग लॉस होता है या श्रवण दोष होता है, तब वह किससे संबंधित होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, या यूं कहें कि वो किस डिग्री से संबंधित होता है। ऑप्शन ए प्रोफाउंड, ऑप्शन बी सीवियर, ऑप्शन सी मॉडरेटली सीवियर, या फिर ऑप्शन डी मॉडरेट। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मॉडरेटली सीवियर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जो नॉर्मल होता है वो 0 से 25 होता है, जो माइल्ड होता है वो 26 से 40 होता है, मॉडरेट होता है वो 41 से 55 होता है, जो मॉडरेटली सीवियर होता है वो 56 से 70 होता है, और जो सीवियर होता है वो 71 से 90 होता है, एंड जो प्रोफाउंड होता है वो 91 टू एबव होता है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मॉडरेटली सीवियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और ध्यान से सुने, स्किप मत करें, नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे तो आप तो ये तो देख लेंगे यहाँ कौन सा सही है, फिर रट्टू तोता बन के जाएंगे, फिर वहाँ भूल जाएंगे। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, जिसे हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का प्रतिपादन किसने किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विक्टर फ्रैंकल, ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी विंस वेंगर, ऑप्शन डी जोसेफ एच प्राट, जोसेफ एच प्राट। हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्ल रोजर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल सिंपल से कथन है। कथन पहला कि सलामंका 2000 में आया, यानी कि सलामंका कब बना? ऐसा तो है नहीं कि कोई जमीन जगह है तो बनेगा। ये सलामंका क्या था? एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का प्रोग्राम था इंटरनेशनल लेवल का। कथन दूसरा डाकार, ये भी एक प्रकार का सम्मेलन था, 1994 में आया। दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जस्ट अपोजिट हैं। जो डाकार में सन लिखा है वो सलामंका का होगा, जो सलामंका का लिखा है वो डाकार में होगा। तो दोनों गलत है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दोनों कथन सही है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, बिल्कुल यही सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में है केवल कथन एक गलत है, डी में है केवल कथन दूसरा गलत है। तो ये 20 क्वेश्चंस आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे।
आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। और साथ ही अगर अच्छे लगे हों तो दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आपको मैराथन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल कुछ दिन थ्योरेटिकल वीडियो जो डिसेबिलिटीज बची हैं उनको भी आपको जानना ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।